ठीक है सर। हाँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया एकदम। क्या नाम बेटा आपका? यासिर। तुम्हारे साथ क्या है ये? अच्छा अच्छा। चलो निकालो नोटबुक और कार्यक्रम को जो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चेक कर दिया जल्दी से। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। कहाँ तक पहुंचे थे भाई अपन? कहाँ तक पहुंचे थे? हंस रूल करवाना है? बिल्कुल। उससे पहले क्या बताया था वो तो बता दो। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अच्छा, लास्ट में क्वेश्चन करके हम लोग लिख लेते हैं, है ना? चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना? ठीक है, थोड़ा सा वार्म अप हो जाए तुम्हारा भी। लिखो एक सिंपल सा क्वेश्चन और बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत ही नॉर्मल सा। लिखो, हाउ मेनी सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, how many sets of 4 quantum numbers are possible for last electron of scandium? क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम। ठीक है सर, लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो। कर देंगे बेटा, टेंशन मत ले, है ना? कर देंगे। ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है 10। एकदम सिंपल क्वेश्चन। अरे वाह, क्या बात है। घर जाके क्वेश्चन किए हैं? ये थे घर जाके क्वेश्चन? अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कैसे आया ये भी पता क्या? अरे वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ भाई, सिंपल क्वेश्चन है कि सर हाउ मेनी सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम, और आपको ऑप्शन मिले हैं 1, 2, 5 एंड 10। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, है? चलो, क्वेश्चन आते ही जवाब। क्या बात, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कितने क्वेश्चन कर लिए तुम लोगों ने? हाँ, ले मैक्सिमम ले लो। हाउ मेनी सेट्स ऑफ फॉर मैक्सिमम सेट्स, नहीं सेट्स पूछे, सिंपल पॉसिबिलिटी बोल दी ना इसने। बनाओ, देखें, एकदम सिंपल क्वेश्चन है और एकदम नॉर्मल। सबसे पहले तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। स्कैंडियम के कॉन्फ़िगरेशन से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो क्या है, मिल सकती है। ठीक है, अब क्या क्या मिलेगा वो तो तुम जानो, और क्या होता है वो तुम्हें अच्छी तरीके से पता। बनाओ, देखें, फटाफट से बनाओ। दस ही आ रहे हैं क्या? कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। चलो, हाँ भाई, देखो, अरे सिंपल क्वेश्चन है एकदम नॉर्मल सा। देखो कैसे, अपने से ये कह रहा है कि सर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम, स्कैंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आप लोग क्या बोलोगे कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 21। 21 है तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आ जाएगा? आर्गन 18, और यहाँ पर क्या आएगा? 4s2 और 3d1। अब देखो सर, इसने बोला लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है कि स्कैंडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में एंटर करता है? इसमें, सही बात है।
लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करता है तो अपन कह रहे हैं कि सर हमें इसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर। अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर n का वैल्यू कितना मिलेगा 3। सिंपल है। अपन यहाँ पे बात करें कि सर अगर प्रिंसिपल है तो एजिमुथल जो है d के लिए एजिमुथल का वैल्यू कितना होता है तो अपन क्या मेंशन कर देंगे ओनली 2। करेक्ट है। अब देखो सर एजिमुथल आपको मिल चुका है। अब एक बात बताओ कि सर इस एजिमुथल क्वांटम नंबर के लिए जो मैग्नेटिक के पॉसिबल वैल्यूज हैं वो मैग्नेटिक के पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन से होंगे तो आप क्या बोलोगे -2 -1 0 +1 एंड +2। क्या यही वैल्यूज पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबिलिटी है। अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इनमें से किसी भी ऑर्बिटल में क्या हो सकता है प्रेजेंट हो सकता है। करेक्ट कंडीशन है। अब बात आती है कि सर अगर यहां पर प्रेजेंट होता है तो आप लोगों के स्पिन क्वांटम नंबर के वैल्यू क्या हो सकते हैं इट विल बी +12। सही है। और ये क्या हो सकता है तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर इट विल बी -12। यानी कि अगर वो किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, बी केयरफुल सुनना, अपन कह रहे हैं कि टोटल कितने ऑर्बिटल हैं तो अपन ने बोला 5 ऑर्बिटल। क्लियर है। अब जब वो इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो आप लोग क्या मेंशन करोगे कि सर वो इस ऑर्बिटल में होने पर क्लॉकवाइज स्पिन भी आपको दे सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि सर वो आप लोगों को क्या दे सकता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भी दे सकता है इस टाइप से। यानी कि अगर इस पहले ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट है तो आपके पास टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितने मिल रहे हैं 2। कंडीशन क्लियर है। अब किसी ने कहा कि नहीं सर वो यहां नहीं है, वो कहां पर है यहां इस ऑर्बिटल। कोई इश्यू नहीं है, डीजेनरेट है कहीं भी जा सकता है तो अपन क्या बोलेंगे ऐसे 2 पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। तो क्या इस ऑर्बिटल के लिए भी आप लोगों के पास 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं क्या तो अपन क्या बोलेंगे यस सर। अगर वो सिमिलरली यहां पर भी हुआ तो क्या आप लोगों के पास +12 और -12 दोनों के पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है। अगर वो यहाँ पे हुआ बच्चे तो यहाँ पर भी तो क्या +12 और -12 दोनों के पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है। और यहाँ पर हुआ तो अपन क्या बोलेंगे कि +12 एंड -12 दोनों के पॉसिबिलिटी क्या है प्रेजेंट। अब आ जाओ सर बात करते हैं। ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये वेरिएबल है और ये भी क्या है वेरिएबल है। तो अपन क्या कह रहे हैं कि पहला कंडीशन क्या बन सकता है n = 3 l = 2 m = -2 और s = कितना आ सकता है +8। क्लियर है। सेकंड पॉसिबिलिटी n3 l2 m -2 s -8 चेंज हो गया फिर से 2 पॉसिबिलिटी। सिमिलरली आप लोग यहां पर चले जाओ, सिमिलरली आप लोग यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ और यहां पर आ जाओ। टोटल पॉसिबिलिटी कितने आ रहे हैं तो अपन क्या बोल देंगे सर काउंट कर लो कितने आ रहे हैं 2 4 6 8 और 10। ये 10 क्या है क्वांटम नंबर के सेट्स आप लोगों के पास क्या है पॉसिबल। बात पल्ले पड़ गई। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सोल्यूशन है, सिंपल बातें हैं, कोई इसमें बड़ा कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है। बस आपको क्या करना होता है यार थोड़ा सा माइंड यूज करना होता है और आप लोग जो है अपने क्वेश्चन को इजी वे में अप्रोच कर सकते हो। देखो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, बस आप लोगों का बेसिक कितना क्लियर है वो आपको क्वेश्चन ले जाता है। चले चलो कल वाला क्लियर तो हो गया था क्या सबको? पक्का? ठीक है। तो यासिर बाबू हमारा चल रहा है जनरल केमिस्ट्री। क्या चल रहा है? जनरल केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग बेसिक बातें पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आप जो है इनसे किसी से भी लिख के ले लेना, नोटबुक लिख लेना और आ जाना, बता देंगे। ठीक है। चलो चलेंगे आगे। हो गया। चलो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ऐसी वैरायटी आती है। इसके बाद और भी अपन क्वेश्चन करेंगे बट उससे पहले जो है अपन बात करते हैं एक और पॉइंट की। हेडिंग लगा लो सर, एक सिंपल सा हेडिंग लगा लो, हंट्स रूल। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हाँ भाई चलो बात करते हैं इस पे। देखो सर हंट्स रूल, हंट आदमी का नाम है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैक्सिमम का मतलब तुम जानते ही। यहाँ पे एक टर्म लिखा है, एक वर्ड लिखा है मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? पहले तुम दोनों आपस में लड़ लो, जब तुम्हारा फाइनलाइज हो जाए तो आप हमें बता दीजिएगा। एक जैसे बहुत सारे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज तो फुल फॉर्म में है बेटा।
क्या खा के आई है सुबह सुबह? अरे 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 ना, तुम्हारी लड़ाई तुम घर पे रखा करो ना, ऐसे थोड़ी होती। तो मैं लड्डू बांट गया इस बात और वो रपड़ खाने से। ये तुम्हारा घर है ये। चलो अपन बात करते हैं मल्टीप्लिसिटी की। अजीबोगरीब कार्टून है, देखो मल्टीप्लिसिटी। मतलब मैंने जिंदगी में सास बहू के झगड़े देखे, ये पहली बार नया नजारा देखने को मिल रहा है। शांत बैठो दोनों, तुम्हारी प्रॉब्लम घर पे रखा करो बेटा, सबके सामने थोड़ी करते हैं। हाँ चलो बात सुनो, मल्टीप्लिसिटी की बात करते हैं, क्या होता है। देखो सर, बालिका ने बिल्कुल सही बोला, मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, एक जैसे बहुत सारे। अब यार यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पर बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन के स्पिन की। इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के स्पिन की। अब चेक करेंगे कि सर ये हमसे कहना क्या चाहता है, ध्यान से सुनना। अपन बोल रहे हैं कि सर इसका मतलब क्या है, तो आपने कहा कि सर एक जैसे बहुत सारे। ले बेटा ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एक जैसे बहुत सारे। जैसे आप लोगों ने ना पॉलीमर पढ़ा होगा, अरे पॉलीमर पढ़ते हो ना, पॉलीमराइजेशन अपन पढ़ते हैं। तो पॉलीमराइजेशन में अपन लोग क्या बोलते हैं कि सर हमारे पास है ना एक बेसिक यूनिट होता है, और उस बेसिक यूनिट का क्या होता है, मेनी टाइम रिपीटेशन होता है। तो उसके लिए आप लोग वर्ड क्या यूज करते हो, पॉलीमर। यानी कि पॉलीमर का मतलब हो गया कि उसमें एक बेसिक यूनिट है और वो बहुत बार रिपीट हो रही है, सही सेम चीज है और वो क्या है, बहुत बार प्रेजेंट है। तो उसके लिए वर्ड क्या आ जाता है, पॉलीमर। सेम टू सेम ये है कि सर यहां पर इसने बोला मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब आपके पास एक ही स्पिन के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, बट वो कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर में होंगे। बात क्लियर है। तो अब ध्यान से सुनना कि आप लोगों का हंस रूल आपको किसकी इंफॉर्मेशन देता है। देखो सर, अब तक हमने है ना एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करने हैं ये चेक कर लिया, इसके अकॉर्डिंग, पॉली के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोगों ने ना एक शेल जो है उसके जो सबसेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है वो n+l से देख लिया। सर एक जो एटम है उसके डिफरेंट शेल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है वो भी हमने n+l के अकॉर्डिंग देख लिया। क्लियर है। अब हमारे पास बात आती है कि सर डीजेनरेट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन फिल करने हो तो हम लोग किसके पास जाएंगे, तो अपन क्या बोलेंगे कि वो रूल जो है वो कौन सा है, हंस रूल। तो ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन देता है कि आपके जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है उन डीजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग आप लोगों को किस टाइप से करना है, इसका इंफॉर्मेशन ये देगा। अब ये जो है ये एक सिंपल सी बात बोलता है, क्या बोलता है वो सुन लो। ये बोलता है जो इसके रूल में लिखा है वही सब कुछ है। क्या बोलेगा कि डीजेनरेट ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो तो आप लोगों को ना एक पैटर्न फॉलो करना होता है। वो क्या है कि आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी का क्या आए, वैल्यू मैक्सिमम आए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या हो गया, तो अपन लोग क्या कह रहे हैं कि एक ही स्पिन के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर में आपके पास क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। इसके लिए ना इसने एक छोटा सा फॉर्मूला भी दिया था, फॉर्मूला क्या है उसकी भी अपन चर्चा करेंगे, और कैसे हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करेक्ट या इनकरेक्ट बताते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। क्लियर है। तो 2-3 बातें हैं, फटाफट से नोट कीजिएगा। देखो थोड़ी सी बात लिखिएगा, देखो देखो this rule provide information, this rule provide information about filling of electron in degenerate orbitals, degenerate orbitals। क्लियर है। चलो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये किसके बारे में बताता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, according to this rule electrons are distributed into degenerate orbitals in such a way in which we obtain maximum value of spin multiplicity,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इज दैट क्लियर? सिंपल है। अब सुनो, देखो सर इसने क्या बोला कि अगर आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी फाइंड आउट करना है तो ध्यान से सुनना बच्चा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला देता है। क्या बोलता है कि आपके पास जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है उनमें जो भी इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन का क्या कर लो, सम कर लो। क्या कर लो? ध्यान से सुनना क्या बोला, जितने भी ऑर्बिटल हैं जो डीजेनरेट हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी स्पिन का क्या कर लो, सम कर लो। अब अपन के साथ यहां पर समस्या आती है कि स्पिन जो है वो प्लस हाफ भी हो सकता है और माइनस हाफ भी हो सकता है, तो इसको उसने प्रिवेंट करने के लिए क्या बोला कि आप लोग क्या ले लो, इसका मॉडल। बात पल्ले पड़ गई। और यहां पर उसने क्या बोला कि सर +1 कर दो, तो ये आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर देता है, वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब देखो सर हम लोग यहां पर है ना इस एग्जांपल से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आप लोगों के ऑर्गेनिक के भी 2-3 कॉन्सेप्ट यहां पर आएंगे और सारी चीजें जो है वो बात करेंगे। देखना अपन क्या कह रहे हैं कि सर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास है ना कोई कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो मेरा मन करे वो ले लेता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मेरे को गिवन है ऐसा। ठीक है, और मेरे को बोला कि सर इसका जो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालो, तो अपन लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने जो S लिखा है इसका मतलब क्या है, तो अपन कह रहे हैं कि सर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब सुनो, आपके पास ये वाला जो है आप लोग इसको कितना ले लो, +हाफ। करेक्ट है, तो ये वाला भी कितना आएगा बच्चा, +हाफ। करेक्ट है, ये वाला भी कितना आएगा, +हाफ। ये वाला जो है ये कितना आ जाएगा, -हाफ। सही है क्या? ये आपके पास क्या आ चुकी है, तो अपन ने क्या बोला कि सर आप लोगों की जो टोटल स्पिन है वो आप लोगों के पास आ चुकी है। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना, यस और नो? क्या फॉर्मूला है सर, जितने भी स्पिन है उनका सम कर लो, उनका मोड ले लो, +1 ऐड कर दो, तो आपको वैल्यू किसका मिलता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। क्लियर है? अपन ने क्या किया कि सर स्पिन 2 टाइप का हो सकता है, कैसा, +हाफ और -हाफ, दो ही वैल्यू पॉसिबल है। मैंने जो अपवर्ड एरो है इसको क्या ले लिया, +हाफ। तुम बोलो तो मैं -हाफ भी ले सकता हूं, बट लास्ट में रिजल्टेंट जो आना है वो कैसा आना है, प्लस में आना है। बात क्लियर है? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर आपके पास जो टोटल स्पिन आ रहा है वो इस टाइप से आ रहा है, तो +हाफ और -हाफ क्या हो गया, कैंसिल आउट। आपके पास S का जो वैल्यू बचा मेरे बच्चे वो कितना आ गया, +1। अब ये +1 आया -1 आए, यहां जाकर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर आप लोगों का जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगा वो कितना आ जाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे कि सर अरे सॉरी, हाँ यहाँ पे क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, तो अपन क्या बोल देंगे कि सर ये वैल्यू कितना बन जाएगा, 2 × 1 + 1, तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर हमारे पास वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3। क्लियर है? एकदम सिंपल सा और नॉमिनल फिनोमिना आपके पास होता है। बोलो बात पल्ले पड़ गई। अब ध्यान से सुनना, हंस क्या बोलता है कि सर आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन है आप लोग उसके लिए क्या निकाल लो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और इस स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू आपको क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम। जिस भी कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम मिलेगा वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मोस्ट स्टेबल। बात पल्ले पड़ गई, सिंपल सा है, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, नोट करें और फिर क्वेश्चन करें। सर रिपीट कर दो सेकंड पॉइंट। अरे बच्चे लिख, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड into degenerate orbitals in such a way in which we obtain maximum value of spin multiplicity. Maximum value of spin multiplicity. बात पहले पड़ गई, एकदम सिंपल सा और नॉर्मल सा फिनोमिना। चलो अब देखो सर इस पर है ना क्वेश्चन जो है वो कैसे आता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखना और फिर हम लोग जो है आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलेगा? देखो, फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, find out maximum and minimum value of spin multiplicity for d phi configuration, for d phi configuration. Find out maximum and minimum value of spin multiplicity for d phi configuration, d phi configuration. मैक्सिमम आएगा 6, मिनिमम कितना आएगा 2। ओके,
हाँ भाई, एक आंसर आया है, बोल रहे हैं कि मैक्सिमम जो आएगा वो कितना आएगा 6 और मिनिमम कितना आएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है कि सर कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो। देखो इसने क्या बोला है कि आपको दो चीजें फाइंड आउट करनी है। क्या? एक तो मैक्सिमम वैल्यू और एक क्या करनी है, मिनिमम वैल्यू। तो ध्यान से सुनना बच्चे, अगर मैं D5 कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो D5 कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें मेरे को स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कैसे मिल सकता है, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या प्रेजेंट हो, सेम स्पिन में। सही बात है, सेम स्पिन में प्रेजेंट होंगे तो मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स को बच्चे ऐसे फिल कर लेता हूं, ये D5 कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ जाए। सही है, तो अपन क्या बोल देंगे कि सर हमारी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो अपन क्या बोलेंगे प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ और प्लस हाफ। क्या ये प्लस 5/2 आ गया? सही है क्या? और इनटू में कितना है 2 और प्लस में कितना है, सही है क्या? तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये कैंसल आउट हो जाएगा और जो टोटल वैल्यू आपको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 6। करेक्ट है क्या? अब देखो सर सेकंड कंडीशन, ये जो वैल्यू मिलता है ये क्या मिलता है, मैक्सिमम। क्यों? सारे क्या है, सेम स्पिन के हैं। बट बच्चे इसने पूछा है मिनिमम कितना होगा। तो एक बात बताओ कि सर मिनिमम वैल्यू का मीनिंग क्या होता है कि आपके जो स्पिन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं। तो एक काम करते हैं, मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन में एक को प्लस हाफ लूं और दूसरे को माइनस हाफ ले लूं, सही बात है, मैं यहां पर प्लस हाफ ले लूं, यहां पे माइनस हाफ ले लूं, यहां पर बचेगा, मेरी मजबूरी है चाहे मैं प्लस ले लूं या माइनस ले लूं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, ये आएगा प्लस हाफ, ये आएगा माइनस हाफ, ये आएगा प्लस हाफ, ये आएगा माइनस हाफ और ये कितना है, प्लस हाफ। क्लियर है क्या? तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर आपके स्पिन का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आप लोग क्या बोल दोगे कि सर हमें ओनली प्लस हाफ क्या होगा, अवेलेबल होगा। अगर मैं यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करूं तो मेरे बच्चे ये कितना आएगा, 2 × 1/2 प्लस में कितना आ गया 1, और आप क्या कह दोगे कि सर आपका 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ये आप लोगों को जो वैल्यू मिलता है ये D5 के लिए क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू। इससे आप लोग क्या कर सकते हो कि आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है उसको क्या कर लोगे, ऑब्टेन कर लोगे। सिंपल है क्या? नॉर्मल बात है। चलो अब आओ सर, डीजेनरेट ऑर्बिटल में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करता हूं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में मैं इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं तो कंडीशन मेरे पास क्या क्या बनती है उस चीज को मैं यहां पर चेक करता हूं। ध्यान से सुनना, ये D5 का केस है। अब सुनो, कोई भी डीजेनरेट आपको प्रोवाइड कर दे जो आपका मन करे, ठीक है, फिर हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को चेक करेंगे। तो ध्यान से सुनना, मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। ध्यान से सुनना बेटा, P3 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, P3 कॉन्फ़िगरेशन लिखा। बच्चों के माइंड में होता है कि सर एक काम करो, आप लोग जो है वो ये p ऑर्बिटल यहां पर बना लो और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करो। ठीक है, ये बात हमें पता होती है कि भरना कैसे है, लेकिन हमसे क्या दे सकता है, वो ऐसा कंडीशन हमें प्रोवाइड कर सकता है कि सर P3 में ये कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन किसी स्टूडेंट के माइंड में आता है कि सर क्या मैं P3 में इस टाइप से भी कॉन्फ़िगरेशन बना सकता हूं क्या, तो अपन ने कहा कि चेक करेंगे बाद में। किसी स्टूडेंट ने क्या बोला कि सर हम एक काम करते हैं, हम तो जो है वो P का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या कर दें, इस टाइप का बना दें। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने बोला कि नहीं सर एक काम करो, आप P का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे बना लो, 3 इलेक्ट्रॉन का ऐसे बना लो। बात समझ में आ रही है? किसी ने बोला कि नहीं एक काम करो, जैसा मन करे वैसा बना के देख लो। ठीक है, जैसा मन करे वैसा बना के देख लो। अब समस्या क्या आती है कि इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सही होगा और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो गलत होगा। अगर हमें इसको आइडेंटिफाई करना है तो इसके लिए हम लोग पहला काम क्या करेंगे, आप लोगों का जो हंट्स रूल है उसको अप्लाई करेंगे और इनका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। क्लियर है? तो आप लोग कीजिएगा कि इनका जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो कितना आ रहा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो कितना आ रहा है वो आपको फाइंड आउट करना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो कितना आ रहा है, क्योंकि हंस ने बोला है कि सर स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके पास आना चाहिए। बनाओ देखें कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मैक्सिमम वैल्यू तुम किसके लिए लेके आओ। हाँ भाई, पहले में 4 बोल रहे हो आप, ठीक है, सेकंड में 4, थर्ड में 2, नेक्स्ट में
अरे कुछ भी मुश्किल नहीं है, जो वैल्यू आ रहा है वो निकाल लो, बात खत्म। 4 लास्ट में भी 4। चलो हाँ भाई आ गया आंसर। देखो अपन बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या था, तो अपन ने क्या बोला कि सर बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था कि सर 2 इंटू आप मोड ले लो और सारे स्पिन को क्या कर दो, टोटल कर दो और उसमें 1 ऐड कर दो। ये आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो सारे स्पिन सेम है ना, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो कितना आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। कितना आ गया बेटा, +3/2। सही है, तो +3/2 +1 ये कैंसल आउट हो जाएगा बच्चे, कितना आ रहा है 4। करेक्ट है। यहां पर मैं चलूं तो आप लोग क्या बोलोगे कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। कितना आया, -3/2। -3/2 है तो उसका मोड ले लो, कितना हो जाएगा +3/2 और अगेन ये कितना आ जाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे कि सर इतना आप लोगों के पास मिल जाएगा। और अपन कह रहे हैं कि अगेन कितना आ रहा है 4। सही बात है। चलो यहाँ पे आते हैं यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी को देखने जाओगे, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, ये कितना है प्लस हाफ, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर 2 इंटू प्लस हाफ प्लस 1 कितना आ गया बेटा 2। सही है। यहां पे आ जाओ सर, इसमें बात करो, आप लोग क्या बोलोगे प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो कितना आएगा 2 इंटू 3/2। सही है क्या, और प्लस में कितना आएगा इतना, तो अपन क्या बोलेंगे कितना आ रहा है 4। सही है ये बात। यहां पर आ जाओ सर, अपन क्या कहते हैं कि सर स्पिन मल्टीप्लिसिटी, यहां पर मैं बात करूंगा तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये भी कितना आएगा 2 इंटू -3/2 +1 और कैंसल आउट होके कितना आ जाएगा 4। सही बात है क्या। अगर आपको p ऑर्बिटल में p सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो मैंने कुछ कंडीशंस बनाई है, तुम चाहो तो और वैरायटी बना सकते हो। अब आ जाओ हंट्स पे। हंट्स क्या कहता है कि वो कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट होता है, ध्यान से सुनना, वो कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट होता है जिसके लिए आप लोगों को स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू क्या मिलता है, मैक्सिमम। सही बात है ना। अब ये बताओ कि इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही है। मतलब इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो ये गलत है क्योंकि इसके लिए मैक्सिमम नहीं आ रहा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को छोड़ दो, फोर्थ और फिफ्थ ये क्या है, सही है। अगर मैं एक नॉर्मल वे में बात करूं तो क्या ये बातें सही है क्या, तो अपन कहते हैं कि इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक और रूल पे, याद आ रहा होगा पोली को हमें याद करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, हंट्स का रूल पोली के बाद में आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये बताता है एक डीजनरेट ऑर्बिटल के ग्रुप में, पोली क्या बताता है एक ही ऑर्बिटल में। पोली सबसे पहले क्या बात बोलता है कि सर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ला सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन ला सकते हो। करेक्ट है ना, और उन दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट। सही बात है। तो अपन क्या कहते हैं कि अगर इस बेस पे मैं देखूं तो ऑटोमेटिकली ये तो पहले ही गलत था। क्या ये पोली के अकॉर्डिंग गलत हो गया क्या, हो गया। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये पोली को वॉयलेट कर गया तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। बात सही है। इसकी बात करोगे तो ये भी पोली का वॉयलेशन है बच्चे, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही बात है। अब बचा कौन, ये दोनों। क्या ये दोनों सही है क्या, ये दोनों सही है क्या, तो अपन क्या कहते हैं कि बिल्कुल करेक्ट है। क्या यहाँ पे पोली का वॉयलेशन हुआ, नहीं हुआ। क्या हंट्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मिला गया, मिला। इसका मतलब क्या है कि यहां से हम लोग एक सिंपल स्टेटमेंट क्या निकालते हैं कि जितने भी डीजनरेट ऑर्बिटल हैं उनमें आप क्या कर दो, उनको हाफ फील्ड कर दो, बट इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए, सेम। क्या बोला, जितने भी डीजनरेट ऑर्बिटल हैं उनको हाफ फील्ड कर दो, बट इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। यानी कि डीजनरेट ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे तो सब में क्या कर दो, हाफ फील्ड की कंडीशन बना दो, और ऑर्बिटल जो है उनमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या रखो, सेम रखो, पैरेलल स्पिन रखो। बात पल्ले पड़ गई। क्योंकि अगर मैं सिर्फ हंट की बात करूं तो ये दोनों भी सही होने चाहिए, बट यहां पर पोली इंट्रोड्यूस होगा तो पोली क्या बोलेगा कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। बात पल्ले पड़ गई। तो यहां पे अगला स्टेटमेंट नोट कीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा लगा के। ठीक है, हंट्स क्या कहता है और उसके कहने का मतलब क्या है, दोनों अलग बातें हैं। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू हंट्स इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड in degenerate orbitals in such a way in which we obtain
half filled orbitals in which we obtain maximum number of half filled orbitals, maximum number of half filled orbitals with parallel spin, maximum number of half filled orbitals with parallel spin, कंडीशन क्लियर है, सिंपल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स विद पैरेलल स्पिन, क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो और फिर जो है अपन अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब तुम ये जो कॉन्सेप्ट है ये तुम चाहो उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए अप्लाई करके देख सकते हो, बट जैसे ही तुम अप्लाई करोगे तुम्हें हंट्स को भी ध्यान में रखना, पॉली को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जे तुमने पॉली का वायलेशन कर दिया तो वहां पे मामला क्या हो जाएगा बेटा, पूरा बिगड़ जाएगा, क्लियर। चलो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, लिख ले बेटा, लिख लो, आराम से लिख लो। अब तुम चाहो तो इसको P4 पे लगा लो, P5 पे लगा लो, P6 पे लगा लो, P1 पे लगा लो, किसी पर भी लगा लो, आपके जो आंसर्स हैं वो आप लोगों को क्या हो जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। चलो लिखो क्वेश्चन, लिखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर value of spin multiplicity, in which of the following pair value of spin multiplicity is same, ऑप्शन आर, आपको पहला कंडीशन मिला है D5, सेकंड कंडीशन जो मिला है D5 एंड P5, सेकंड कंडीशन मिला है D3 एंड P3, थर्ड कंडीशन मिला है D4 एंड P4, थर्ड कंडीशन जो, फोर्थ कंडीशन जो आपको मिला है उसमें ये बोल रहा है कि D10 एंड P6, सेकेंड और फोर्थ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज सेम, बहुत बढ़िया। आगे आंसर, आराम से चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन जो है वो गलत मत कर देना, नहीं तो बड़ी जो है वो समस्या आपको आ सकती है। सेकंड, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, सेकंड एंड फोर्थ। हाँ भाई देखो सर, बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, D5। देखो यार सीधी सी बात है, अपन अगर यहाँ पर D5 की बात करें तो D5 में, D में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5, और अपन कह रहे हैं कि D5 का मतलब हम लोग अगर हंट्स को फॉलो करें तो आप लोगों के पास क्या आएगा, हाफ फील्ड कंडीशन विद पैरेलल स्पिन, यही आएगा। अपन बोलेंगे कि यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है वो जो कितना मिल जाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे, +5/2 इंटू 2 + 1, यही आएगा क्या, सही है क्या, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, सही है। अपन क्या बोल देंगे कि यहां पर कितना आ रहा है बच्चे, 6। अगर मैं P5 की बात करूं तो आप लोग क्या कहते हो कि सर P में टोटल ऑर्बिटल होते हैं 3, और अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करता हूं तो ऐसा ही केस आएगा।
ऐसा केस आएगा तो प्लस माइनस जीरो, ये क्या बचा बेटा प्लस हाफ, तो अपन क्या बोल देंगे कि प्लस हाफ इंटू 2 प्लस 1, ये कैंसल आउट हो जाएगा और कितना आ रहा है 1, ये आ रहा है 6, ये आ रहा है 1। तो क्या यहां पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू सेम आएगा क्या? नहीं है, पहला ऑप्शन कैंसिल। यहां पे बात करते हैं D3 और P3। हाँ बेटा क्या आएगा? अच्छा 1 + 1 है क्या? ये लो तो ओके। D3 और P3 की बात करते हैं, आ जाओ। D में 3 इलेक्ट्रॉन और P में 3 इलेक्ट्रॉन, क्या है हाफ फील्ड का कंडीशन, क्या मिलेगा से। D में 4 इलेक्ट्रॉन, D में 4 इलेक्ट्रॉन देख लो, चारों अनपेड है, बट P में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 3 तो ये हो गए और चौथा ये पेड हो गया, सेम आ सकता है क्या? नहीं सर। D में 10 इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे पेयर्ड है, P में 6 इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे क्या है पेयर्ड है, तो अपन क्या बोलेंगे यहां पर वैल्यू क्या मिलेगा से। बात सिंपल है क्या? एकदम से नॉर्मल बात है। ये आपका क्या होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये क्या होता है आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये एक सिंपल सी कहानी होती है, किसके लिए? तो अपन कहते हैं कि हंस के रूल के लिए। तो ध्यान से सुन लो, अब हमारे पास जितने भी रूल्स थे हम लोगों ने सारे रूल्स क्या कर दिए, कंफर्म कर दिए। कौन कौन से थे? सबसे पहला आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली क्या बोलता है, एक ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पॉली की बात चलेगी, बात पल्ले पड़ गई। वो क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो, बट दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए, ऑपोजिट, पॉली खत्म। आप वो क्या कहता है कि जब आप लोग कोई भी एटम है उसमें जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, तो इलेक्ट्रॉन जब फिल किए जाएंगे तो वो वहां पर उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किए जाते हैं, फिल किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं हम मिनिमम से और मैक्सिमम की ओर बढ़ते हैं, मिनिमम वाला जब फुलफिल हो जाता है तो उससे हायर एनर्जी पर चले जाते हैं। ये होता है कौन सा, आपको आबो का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म आ जाता है, कौन सा, N+L। N+L आपको क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल सी बात बोलता है कि सर आपके पास N+L का वैल्यू हायर है, एनर्जी हायर है। अगर N+L का वैल्यू लोअर है तो एनर्जी भी क्या है, लोअर है। क्लियर है? उसके बाद वो क्या बोलता है कि सर 2 और मोर देन 2 सबशेल के लिए N+L का वैल्यू अगर सेम है तो आप लोग किसके पास जाओगे, प्रिंसिपल के पास। जिसका प्रिंसिपल लोअर उसका एनर्जी लोअर, जिसका प्रिंसिपल हायर उसका एनर्जी हायर। लास्ट में कौन है, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये क्या बोलता है कि सर आप लोगों के पास जब डिजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो आप लोगों को इस वे में फिल करने हैं कि आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू क्या मिले, मैक्सिमम मिले। इसके लिए उसने स्पिन मल्टीप्लिसिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी दिया और उसने बताया कि ऐसे ऐसे मामला होता है। ठीक है, उसने बोला कि जब डिजेनरेट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो सारे ऑर्बिटल्स को क्या कर लो, हाफ फिल्ड कर लो, बट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, पैरेलल और सेम होना चाहिए। ये कंडीशन किसने बताई है, आप लोगों के हंस ने। ये टोटल आपके पास रूल्स, बात क्लियर होगी। अब आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है, आपको उसके लिए अगर चेक करना हो तो आप सारे रूल्स को अप्लाई करके 1 बाय 1 क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कहां पर कौन से रूल का वायलेशन होगा, नहीं होगा। ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप लोगों के जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। क्वेश्चन बैंक सबको मिल गया था क्या? ठीक है, तो कर लेना क्वेश्चन, और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें। कुछ तो बहुत सिंपल है और कुछ मॉडरेट भी हैं और कुछ बहुत अच्छे भी हैं। जब तुम लास्ट में पहुंचोगे तो लास्ट में जो क्वेश्चन है लास्ट पेज पे वो क्वेश्चन करोगे तो आपका मतलब दिल खुश हो जाएगा, 2-3 दिन उसको लेके घूमना, आ जाएगा जवाब। ठीक है, चलो बढ़े आगे, अरे चलांगे। चलो एक क्वेश्चन लिखो, लिखो इन एन एटम। अब ध्यान से सुन लेना, इसने बोला इन एन एटम। अब एटम कोई भी हो सकता है, मुझे उससे मतलब नहीं है, बात पहले पड़ गई। इन एन एटम फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n equal to 3, m is greater than or equal to -1 and less than or equal to +1 and s equal to +half. In an atom, find out maximum number of electrons having n equal to 3, m is greater than or equal to -1, m less than or equal to -1, एक रेंज है यहाँ पे, and s equal to +half। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, क्या बात, बहुत अच्छे।
प्रिंस और छवि के साथ क्लास ली थी क्या तुम लोगों ने? है? अच्छा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट पेन चलाना पड़ेगा सर। हो गया? 4 इलेक्ट्रॉन। एक और जवाब आया है 4 इलेक्ट्रॉन। चलो, कैसे? थोड़ा सा कोई आइडिया? हम्म चलो, देखो बच्चे, अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनना इसको। देखो, इसने बोला n = 3, कोई एटम है। अब वो इसने नहीं है बोला कि कौन सा एटम है, तो अपन कहते हैं कि भैया कोई सा भी होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। और इसने साथ में ये बोल दिया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको कोई कहीं अटकने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम जो जहां आएगा वो निकाल लो। अपन कह रहे हैं कि n का वैल्यू 3 है, ये फिक्स है, क्वेश्चन में वेरिएबल नहीं है। इसने क्या आप लोगों को l की कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या? नहीं, एल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, यानी कि इसने शेल का इंफॉर्मेशन दिया है और उसमें ऑर्बिटल का इंफॉर्मेशन दिया है, बट उसने सब शेल का इंफॉर्मेशन नहीं दिया। यार एक बात बताओ कि अगर मैं n = 3 लेता हूं, तो बच्चों एक बात बताओ कि क्या यहां पर l के पॉसिबल वैल्यू जो है वो 0, 1 और 2, ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, पक्का ना? चलो ठीक है, अगर ये पॉसिबल है तो यहां पे आपको मिलता है कौन सा सबशेल? एस सबशेल। यहां पे आपको मिलता है पी सबशेल और यहां पर मिलता है आपको डी सबशेल। सही बात है। इट मींस n = 3 में इसने कोई लिमिटेशन नहीं लगाई, 3s 3p और 3d आप ले सकते हैं। बात पहले पड़ गई, क्लियर है? अब देखो सर, इसके लिए m के जो पॉसिबल वैल्यू हैं वो कितने हैं? ओनली 0, करेक्ट है। इसके लिए m के पॉसिबल वैल्यू जो है वो है -1, 0 एंड +1, ये भी करेक्ट है। यहां पे आऊं तो m के पॉसिबल वैल्यू क्या है? -2, -1, 0, +1, +2, ये है पॉसिबिलिटी। सही है क्या? पॉसिबिलिटी आपको मिल चुका है। अब यार एक बात बताओ कि इसने जो लिमिट लगाई है उस लिमिट को हम लोग देख लेते हैं कि भैया आपको मिला है स्टॉप लिमिट ये वाला, यहां पे रुक जाओ। तो क्या बोल रहे हैं? m का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन -1 या इक्वल टू -1, यही बोला है ना? इस साइन का मतलब यही होता है, या तो ग्रेटर देन -1 होना चाहिए और उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इसने क्या बोला? लेस देन +1 या इक्वल टू +1, इतना ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या निकलता है कि तुम -1 ले सकते हो, तुम 0 ले सकते हो, तुम +1 ले सकते हो, ये बोल रहा है। सही बात है क्या? अरे हाँ या ना? पक्का? मतलब क्या ये वैल्यू में ले सकता हूं क्या? ले सकता हूं। सर क्या ये तीनों वैल्यू में ले सकता हूं क्या? यस सर। क्या यहां पे -2 ले सकता हूं क्या? नहीं ले सकता, -2 नहीं ले सकता। अब ये मत बोल देना कि -2 तो -1 से छोटा होता है, ये मत बोल देना, यहां पे मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो, अब हम क्या कह रहे हैं कि क्या +2 ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। बात क्लियर है? तो तुम क्या ले सकते हो? तुम इक्वल -1 ले सकते हो, तुम इक्वल +1 ले सकते हो, -1 से बड़ा और +1 से छोटा 0 भी ले सकते हो। ये लिमिट लगाया यहां पे इसने, लिमिट बोलते हैं इसको, ये लिमिट लगा दिया इसने, इस रेंज में तुम ले सकते हो। बात पल्ले पड़ गई? तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर हमारे पास टोटल ऑर्बिटल जो आ रहे हैं वो ऑर्बिटल देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। m का हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करता है। तो बच्चे अपन यहां पर क्या बोल देंगे कि टोटल ऑर्बिटल्स जो आप लोग यहां पर देखोगे वो कितने हैं भाई? 7 ऑर्बिटल्स।
सेट है क्या? मतलब जो लिमिट इसने हमें दिया है उसमें हम 7 ऑर्बिटल्स को ले सकते हैं। तो यार एक बात बताओ कि टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो तुम्हारे पास कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। सही बात है। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसने क्या बोला? एस का वैल्यू मेरे को कितना चाहिए? प्लस हाफ ही चाहिए। तो एक बात बताओ कि ये जो 14 इलेक्ट्रॉन है इनमें 7 इलेक्ट्रॉन से हैविंग प्लस हाफ एंड अनदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्या होगा? एस इक्वल टू माइनस हाफ। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां पर आपके पास कौन सा चूज करना है? प्लस हाफ वाला। तो आप लोग क्या प्लस हाफ वाला, तो अपन क्या बोलेंगे? ये माइनस है तो ये प्लस है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि आंसर कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? तो अपन क्या बोल देंगे? सर 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको मिल जाएगा। सिंपल है, क्लियर? जो लिमिट थी बस उस लिमिट को पकड़ना है। बात सिंपल है, ठीक है? चलो आगे। पक्का समझ आ गया क्या? अरे कुछ भी मुश्किल नहीं होता अगर पेन चलाते हैं ना। देखो जिस पे लिमिट लगा दिया ना उसको तो रहने दो, उसके आगे पीछे की चीजें जो हैं उनको पकड़ लो। तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि सर हम कहां गलती कर रहे हैं या कहां पे हम गलत हो सकते हैं या कहां से गलती करवा सकता है। सॉल्यूशन नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम? अरे बोलो बोलो। अरे कोई बात नहीं बेटा, आते हैं डाउट्स आते हैं। चले चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो देखो, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई सोल्यूशन आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आज तो ये तुम्हें समझ आ गया, थोड़े दिन के बाद ना इसमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन किधर से आया और किधर से गया। ये होएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है वो मिस्ट्री बनते टाइम नहीं लगाते। ये थोड़ी सी भी चूक हो गई तो क्वेश्चन जो है वो इतना इजी वे में गलत होता है कि अपन आइडिया नहीं लगा सकते कि यार हुआ क्या था आखिर मेरे साथ। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन लिखो। देखो, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n इक्वल टू 4, m इक्वल टू 1, s इक्वल टू माइनस हाफ। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग दिस एंड दिस। ये यहां पे बेटा मोड लगा है, ये ध्यान रखना, यहां पे मोड लगा है। तुम गलती जो करोगे वो यही है कि यहां पे जो मोड लगा है उसमें तुम गलत हो सकते हो, बाकी तुम गलती नहीं करोगे। 6 इलेक्ट्रॉन, एक जवाब आया है सर 6 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। सिक्स। अब आ गया आराम से, सिंपल सा हो गया अब तो एकदम। चलो आ जाओ, देखो बात करते हैं कि ये क्वेश्चन जो है हमसे क्या कह रहा है। n इक्वल टू 4, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये लो भैया n इक्वल टू 4। इसने l का इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो अपन क्या बोल देंगे कि l इक्वल टू जो जो पॉसिबल है वो क्या क्या पॉसिबल है? 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है और 3 पॉसिबल है। ये पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है। अब अपन क्या कह रहे हैं, इनके लिए m के जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या हो सकता है? इसके लिए 0। अगर मैं इसके लिए बात करूं तो ये कितना आएगा? -1 0 +1। इसके लिए बात करूं तो -2 -1 0 +1 और +2। इसके लिए बात करूं तो बच्चा कितना? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये आएगा। ठीक है, अब आ जाओ किस पे? m पे। m आपसे क्या कह रहा है? m जो है वो कितना होना चाहिए? m का mod 1 होना चाहिए। इसका मतलब तुम क्या क्या ले सकते हो? m को +1 ले सकते हो और m को -1 ले सकते हो। क्या इसके अलावा और कोई वैल्यू ले सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं ले सकते। तो क्या ये काम आएगा क्या? नहीं आएगा।
क्या ये काम आएगा? क्या नहीं आएगा? ये दोनों काम आएंगे, ये काम नहीं आएगा, ये काम आ जाएगा, ये यूजफुल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है नहीं है नहीं है नहीं है। आगे सिंपल कैंसिल आउट करते जाओ। कितने ऑर्बिटल मिले? 1 2 3 4 5 6। टोटल ऑर्बिटल जो इन क्वांटम नंबर को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं? तो अपन क्या बोलेंगे? 6। इन 6 ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास आएंगे वो कितने हैं बेटा? 12 इलेक्ट्रॉन। अब 12 इलेक्ट्रॉन आ गए तो अपन क्या कह रहे हैं कि s का वैल्यू प्लस हाफ भी हो सकता है और s का वैल्यू माइनस हाफ भी हो सकता है। तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। और इसके लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। इसने क्या बोला? कौन सा सेटिस्फाई करना है? ये वाला सेटिस्फाई करना है। तो आप लोग क्या बोल दोगे कि यहाँ पर क्या है? माइनस हाफ। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये वाला केस हमें क्या करना था? सेटिस्फाई करना था। तो आंसर कितना आ जाएगा? तो अपन क्या बोल देंगे कि ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके पास आ जाएंगे। सिंपल है, एकदम से नॉर्मल है। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाइएगा फटाफट से। एक और ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखना, देखें क्वेश्चन, लेगो। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम, find out number of electrons in chromium having L equal to 2. Find out number of electrons in chromium having L equal to 2. 5। बहुत अच्छे। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है रे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अरे सिंपल है एकदम, फुद्दू क्वेश्चन है। मतलब इस क्वेश्चन में तो ये मानो कि बस देखते ही मतलब आंसर आ जाना चाहिए सेकंड्स में। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं। इस क्वेश्चन में तो एक ही इंफॉर्मेशन है और वो मोर देन सफिशिएंट है। देखो इसने क्या बोला बेटा? L इक्वल टू 2। L इक्वल टू 2 का मतलब कौन सा सब शेल? डी सब शेल। ये लो डी सब शेल को पकड़िए। अब बात आती है किसकी? क्रोमियम की। यार एक बात बताओ कि क्रोमियम जो आपका होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 24 और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है दैट इज ऑर्गन 18 3d5 4s1। यही लिखा जाता है। हो गया खत्म। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो अपन क्या बोलेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन आंसर। सिंपल। चलो आसान है ना एकदम से, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन भैया सॉल्यूशन लिखते जाइए रे, है ना। हिंट एंड सॉल्यूशन आपके पास होने चाहिए, नहीं तो फिर बाद में बड़ी समस्या आती है इनऑर्गेनिक की। चलो लिखो क्वेश्चन। लिखो फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जिंक, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जिंक हैविंग n plus L plus m equal to 7. Find out number of electrons in zinc having n plus L plus m equal to 7. n plus L plus m equal to 7. बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन। टू पक्का? किसका? 21 to 30। हेलो भैया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये होता है 21 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप कह रहे हैं n प्लस एल प्लस एम इक्वल टू 7। अपन टेबल बनाएंगे बेटा पूरा,
ये जैसे ही टॉपिक खत्म होता है अपन टेबल भी बनाएंगे और टेबल पे क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो क्या? देखो सर इसने क्या बोल दिया अपने को। सबसे पहले इसने बोला जिंक। चलो जिंक को पकड़ लेते हैं। ये आपका जिंक, एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक इज 30। अब देखो यार इसने ना पंगा फंसाया है n+l+m का, यानी कि तीनों क्वांटम नंबर इसने बोले हैं। तो हम जो है वो इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख के चलेंगे ताकि हम आइडिया लगा सके। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 एंड 4s2। मैंने कॉन्फ़िगरेशन गलत तो नहीं लिखा? मैंने कॉन्फ़िगरेशन गलत तो नहीं लिखा? और ऐसे बहुत बढ़िया। वाहियात तो लोगों, धरती पे बोझ हो रखे हो तुम। हाँ क्या? 4s2 पहले आएगा। मैंने सही लिखा गलत लिखा है? सही लिखा है ना? थैंक यू बेटा। गलत लिखा है? कल ही तो बताया था यार, कल ही तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन। अरे तुम जो सोच रहे हो ना कि 4s पहले लिखो, भाई वो क्या था, वो वेकेंट ऑर्बिटल था। अब इलेक्ट्रॉन फील हो गया ना तो ये ऑटोमेटिकली बाहर चला गया। क्यों चला गया बताऊंगा अभी। बात समझ में आ गई ना? कल की बात है और कल हमने इस पे कम से कम 10-15 मिनट डिस्कशन किया था। मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी दिया था कि सर टाइटेनियम के लिए कौन सा एनर्जी लेवल सही है, याद आया होगा। बहुत बढ़िया कन्या। चलो तो क्या लिखा है अपन ने? सही लिखा है। अब आ जाओ। देखो सर n+l+m इक्वल टू कितना होना चाहिए? 7। इसको करने के कई तरीके होते हैं, अपन सारे तरीकों पर 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले इसके लिए n का वैल्यू कितना है? 1, l का वैल्यू कितना है? 0, m का वैल्यू कितना है? 0। क्या इसका टोटल 7 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मतलब इसकी बात तो नहीं कर रहा हूं। ठीक है, करके देख लेते हैं कि कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसकी मैं बात करूं तो n का वैल्यू है 2, l का वैल्यू है कितना? 0 और m का वैल्यू भी कितना है? 0। ये भी काम नहीं आएगा, 7 नहीं हो सकता ये। इसकी मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, n का वैल्यू कितना है? 2, l का वैल्यू कितना है? 1, m के वैल्यू जो है वो -1, 0 और +1। 2, 3, 2, 2, 3, 4। मैक्सिमम कितना आ सकता है? 4। नहीं हो सकता, 7 चाहिए भाई मेरे को। n इक्वल टू कितना है? 3, l इक्वल टू कितना है? 0, m इक्वल टू 0। 7 इसका भी नहीं हो सकता। यहां पे बात करता हूं बेटा, n इक्वल टू कितना है? 3, l इक्वल टू कितना है? 1, m इक्वल टू -1, 0, +1। क्या 7 पॉसिबल है क्या? नहीं आ रहा सर। 7 है, नहीं आ रहा। काउंट करके देख लो, -1 है तो माइनस कर दो, 0 है तो 0 रख लो ऐड करके, और +1 है तो प्लस ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैं बात करता हूं, चलो इसकी बात कर लेता हूं। n इक्वल टू कितना है? 4, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0। ये भी 7 नहीं बन सकता। बात आती है मेरे बच्चे इसकी, n का वैल्यू कितना है? 3, l का वैल्यू कितना है? 2 और m का वैल्यू -2, 0, सॉरी -1, 0, +1 और +2। 3 और 2 5 और ये +2 कितना? 7। मतलब ये काम आएगा, ये काम आएगा। 7 कब हो सकता है? जब n का वैल्यू कितना हो? 3, l का वैल्यू कितना हो? 2 और m का वैल्यू कितना हो? +2। देन n+l+m विल बी 7। ऐसे केस में अब आओ, थर्ड शेल, उसका d सब शेल और m का हर एक वैल्यू क्या बताता है? एक ऑर्बिटल को, n ऑर्बिटल। मतलब तुम एक d ऑर्बिटल की बात कर रहे हो जिसके लिए n+l+m कितना है? 7 है। सही है क्या? अगर ऐसा है मेरे बच्चे तो मैं ये कह दूंगा कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अपन क्या बोल देंगे कि सर यहां पर आंसर कितना है? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। नोट करो, सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं। देखो मेरे को पूरा सोल्व करना पड़ता है क्योंकि मेरे को सबको ध्यान में रखना पड़ता है।
ठीक है, अगर आप लोग को इस पे कमांड आ जाती है तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो, डजेंट मैटर, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप आराम से पूरा क्वेश्चन जो है वो एक स्टेप में निकाल सकते हो। मैं तो पूरा इसलिए करके बताता हूँ कि भैया हाँ, हर टाइप के लोग बैठे हैं, हर प्रकार के बच्चे बैठे हैं, ठीक है। आप लोग जो है अपने क्वेश्चन को अपने पैटर्न से कर सकते हो, बट तरीका तो यही रहेगा, ठीक है। बाटी नोट कर ले बेटा, नहीं तो समझ नहीं आएगा क्या था ये। समझ आ रहा है क्या, कुछ समझ आ रहा है ना, बाद में बेटा पल्ले नहीं पड़ेगा। चलो, ये बात होती है किसकी, तो अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कि उस पर क्वांटम नंबर के क्वेश्चंस जो है वो आप लोग कैसे कैसे बना सकते हो, ठीक है। घर जाके इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से निकाल के देखना, जिनसे नहीं हुए हैं घर जाके इन क्वेश्चंस को फिर से निकाल के देखना। कहीं अटकते हो तो पीछे नोटबुक में कॉन्सेप्ट देखना, फिर भी अटकते हो तो कम से कम 2-3 बार ट्राई करना, गारंटीड हो जाएगा। जोर आएगा एक बार, स्टार्टिंग में जोर आता है, बात समझ में आ गई, ठीक है। बार बार करना क्वेश्चंस को, और आपकी जो क्वेश्चन बैंक है उसके क्वेश्चंस को करना एकदम से आराम से, क्या कर लोगे, टेक ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई सारे लोग जो है, मान लो कि 2-3 लोगों के जवाब आ जाए फट से, तो ऐसा मत समझो बेटा, इन्होंने भी स्टार्टिंग में यही हाल था इनका भी, ठीक है। सबका स्टार्टिंग में एक जैसा हाल होता है, ठीक है। वो समय के साथ चीजें क्या होती जाती है, बदलती जाती है, ठीक है। मास्टर है तो मेरा भी यही हाल था पहले, जब हम 11th-12th में, हमसे भी नहीं होते थे। समय के साथ चीजें बदलती जाती है, लेकिन मेहनत करते जाओगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चंस बनते जाएंगे, ठीक है। अगर गिव अप कर गए तो भैया जो है वो पड़ा रहेगा, अरे गिव अप कर गए तो जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। मेहनत करते जाओ, अरे मुश्किल कुछ नहीं होता यार, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती, कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं कि सर आप लोगों के जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो कैसे स्टेबल बनते हैं और कैसे नहीं बनते, उन पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो चलिएगा, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास जितने भी होते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लो, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, पार्शियल फील्ड, कोई भी आपको अच्छा लगता है। अपन कहते हैं कि सर ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। इन सब बातें जो है वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला जो फैक्टर आता है उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, उस पर डिपेंड करता है। सेकंड जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। थर्ड जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। इन तीनों फैक्टर्स पे क्या करता है, आप लोगों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। अब तीनों फैक्टर कैसे वर्क करते हैं, इन पर हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं। तो लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखो लिखो, स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। नंबर 1 डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। नंबर 1 लिखो सर, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 2 पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी जिसको हम लोग पीई लेके चलेंगे। नंबर 3 इज एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी जिसको हम लोग ई लेके चलेंगे, ठीक है। ये 3 एनर्जी जो होती है इनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे कि कौन सा क्या होता है क्या नहीं होता। तो फर्स्ट हेडिंग लगा दो बेटा, कौन सा, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब सुनो, देखो एक चीज समझना,
अपन है ना बात करते हैं, एक तो होता है सिमेट्रिकल और एक होता है अनसिमेट्रिकल, ठीक है। ऐसे समझ लो कि मान लो कोई बंदा है और उसके 2 या 3 या 4 बच्चे हैं, ठीक है। वो क्या करता है, मार्केट जाता है और जब घर आता है तो वो उनके लिए चॉकलेट्स लेके आता है, ठीक है। वो मान लो कि उसके 3 बच्चे हैं, ठीक है। उसने क्या किया कि अपने एक बच्चे को सारे चॉकलेट्स लाके दे दिए कि बेटा तू खा ले, और बाकी 2 को कुछ नहीं दिया। क्या होगा, घमासान मचेगा ना, और घर जो है वो क्या हो जाएगा, एकदम से माहौल सेट हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा। चलो दूसरा केस ये हो सकता है कि वो चॉकलेट्स लेके आता है, अपने एक बेटे को तो है ना मैक्सिमम चॉकलेट दे देता है, बाकी जो 2 बच्चे हुए हैं उनको एक एक चॉकलेट दे देता है कि जाओ ऐश करो। क्या होएगा, फिर पंगा होएगा, वही घमासान होएगा, होएगा कि नहीं होएगा। ठीक है, अब वो क्या करता है, जितनी चॉकलेट्स लाता है वो अपने 2 बच्चों में तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देता, तीसरे को बोलता है कि जा तू मजे कर। फिर कर्मकांड वैसा ही होएगा ना, होएगा कि नहीं होएगा। थर्ड केस में क्या होता है, वो चॉकलेट्स लेके आता है और सबको इक्वल दे देता है, लो कि बेटा तू भी बराबर ले, 5 चॉकलेट तू ले, 5 तू ले, 5 तू ले, या 2 तू ले, 2 तू ले, 2 तू ले, एक एक ले लो शायद। क्या होएगा, एकदम माहौल शांत रहेगा, कोई टेंशन नहीं होएगी, सारे लोग अपनी चॉकलेट्स निकालेंगे, खाएंगे और पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होएगा ना। तो अब अपन क्या कहते हैं कि सर जो लास्ट वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कैसा था, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था। तुम अपना एग्जांपल ले लो यार, मान लो कि तुम 2 भाई या 2 बहन हो, जो भी हो, ठीक है, और घर वाले क्या करते हैं, एक को तो पैसे दे देते हैं और दूसरे को नहीं देते हैं, तो क्या होता है फिर जो है, मान लो कि आपको नहीं मिले तो आप क्या करोगे, फिर घर वालों को ये करोगे वो करोगे, तो ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, जिसको मिले उसको फोड़ दोगे। होता कि नहीं होता, होता है। तो ऐसा माहौल होता है। अपन क्या कहते हैं कि भैया जो सिमेट्री होती है, सिमेट्री क्या करती है, स्टेबिलिटी को लीड करती है हमेशा। तो अपन कहते हैं कि सर हमारे पास जो है वो पी सबशेल है, ध्यान से सुनना, हमारे पास कौन है, पी सबशेल, हमारे पास कौन है बेटा, डी सबशेल, और हमारे पास कौन है, एफ सबशेल। यही हमारे सिलेबस में, एस की बात नहीं करनी। मान लो किसी के एक बच्चा है, अब वो जितनी चॉकलेट लाए उसको दे दे, क्या फर्क पड़ता है, और ना भी दे तो क्या फर्क पड़ता है। तो अपन कहते हैं कि उसकी तो अपने को बात नहीं करनी, पी की बात करते हैं। पी में अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दूं, 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा, सिमेट्रिकल। अगर मैं कह दूं कि सर मैं 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होगा, सिमेट्रिकल। बात वाले बढ़ गई। मैं डी में मेरे बच्चे 5 और 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं, तो सर दोनों के दोनों कैसे हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और एफ में मेरे बच्चे मैं 7 और 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं, तो ये भी कैसे है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और जहां भी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, अपन क्या कहते हैं कि सर ये कैसा है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, और सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, मतलब वहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो आप लोग क्या कहते हो कि ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है, हाफ है, फुल है, हाफ है, फुल है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसका रीजन क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर। बस सिंपल सा फंडा होता है और कुछ भी नहीं है। लिखिएगा, देखो, इट इज वेल नोन दैट symmetry leads to stability. It is well known that symmetry leads to stability. क्लियर है, नोट करो फटाफट से। symmetry leads to stability. कोई बात नहीं बच्चा, तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कंडीशन जो है वो ये होती है, ठीक है, एकदम नॉर्मल है, कोई इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। चलिएगा, ये बात हमारी यहां पर क्या होती है, कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी सेकंड पॉइंट जो है वो कौन है, पेयरिंग एनर्जी। मेरे बच्चे एक बात समझना, देखो सर यार, एक ना जनरल बात करते हैं। आपके पास है ना एक ऑर्बिटल है, ठीक है, कोई भी ऑर्बिटल ले लो, चलो मैं एक ही ऑर्बिटल बना लेता हूं, इसमें ऑलरेडी मैंने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर रखा है, ठीक है। अब मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन इसके क्लोज लेके आता हूं, ठीक है। एक बात बताओ कि क्या सेम चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्या,
अरे हाँ या ना, यहाँ पे लगेगा बेटा रिपल्शन। और ध्यान से सुन लेना, केमिस्ट्री में जहां भी रिपल्शन लग गया इट मींस प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक होएगा। बात वाले पड़ गई। और जहां भी अट्रैक्शन लग रहा है प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर जब तुम लोग इस इलेक्ट्रॉन को यहां एंटर कराओगे तो यहां पे कौन सा फोर्स लगेगा, तो अपन क्या बोल देंगे, रिपल्सिव फोर्स। और जब रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो अपन क्या कह रहे हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। और वर्क डन ऑन द सिस्टम होएगा तो प्रोसेस जो है वो कैसा हो जाएगा, एंडो। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक हो गया मतलब सिस्टम एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो अपन क्या बोल देंगे, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और सिस्टम क्या बन जाएगा, अनस्टेबल। बात पहले पड़ गई। तो अपन क्या कहते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन्स को एक ऑर्बिटल में पेयर अप करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उस रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी। मान लो तुम ऐसे समझ लो, आप लोग है ना कहीं हॉस्टल में या पीजी में रहते हैं, ठीक है, और आप लोगों के साथ है ना आप अकेले रह रहे हो, कोई इश्यू नहीं है। अचानक क्या होता है कि जो हॉस्टल का मालिक या पीजी का मालिक है वो आपके साथ किसी ऐसे बंदे को, ऐसे रूमी को सेटल करना चाहता है जिसको आप लोग देखना तक पसंद नहीं करते, जिससे आपका 36 का आंकड़ा चलता है। अब वो उसको लेके आएगा तो तुम क्या करोगे, अपोज करोगे कि नहीं करोगे, कि तुम अगर इसको रखोगे तो मैं हॉस्टल छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं है, तुम छोड़ ही नहीं सकते, घर वालों ने छोड़ा हुआ तुम्हें वहां पे, ठीक है। फिर क्या होएगा, वो तुम्हारी मर्जी के ऑपोजिट जाकर उसको छोड़ेगा तो मामला क्या होएगा, बड़ा गंभीर होएगा, उसको बड़ा जोर आएगा तुम्हें सेटल करने में, होता कि नहीं होता। तो यही कंडीशन इलेक्ट्रॉन के साथ है भैया, और सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और यहां पे मामला क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। कंडीशन क्लियर है, तो लिखिएगा अगला पॉइंट। लेगो 2 electrons in an orbital, 2 electrons in an orbital repels each other, next point देखो, amount of energy required to pair up electrons in an orbital, is called pairing energy. This process is endothermic in nature. So that potential energy of system increases, and stability decreases, clear condition, and stability decreases। ये बात होती है किसकी, इसकी। कल के लेक्चर में अपन बात करेंगे बेटा किसकी, एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस क्या होते हैं, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो है वो अपने एडजेसेंट कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्रोमियम ज्यादा स्टेबल क्यों है, कॉपर ज्यादा स्टेबल क्यों है, ठीक है। कब, जब वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर चला जाता है, यानी कि वो एक्सेप्शन क्यों बनता है, उन सब चीजों पर अपन बात करेंगे। क्लियर है, तो चलो मिलते हैं कल। और हाँ, क्वेश्चन बैंक आपको मिला हुआ है, अगर किसी को नहीं मिला हुआ तो जाते टाइम नीचे से ले लेना और क्वेश्चंस लगा लेना। बात पहले पड़ गई, क्वेश्चंस अभी से लगा लेना, मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे तो वो आपको मिलते जाएंगे। ओके, मिलते हैं कल।